नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 और 3, है ना। तो देखो दोस्तों, इसमें मैं पहले तो आपको कुछ बेसिक टर्म से रूबरू करवाऊंगा, जो बेसिक शब्द हैं जो आपको नहीं आते हैं और वो मेंस में आपके बहुत काम आएंगे। जैसे पहला शब्द है आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र ये चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, देखो मेरी जो बेसिक इस पर परिभाषा है, ये लोकतंत्र क्या है दोस्तों, लोगों का समूह। यानी मैं आपको एक बार बताना चाहूँ, जिसमें सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार है, अर्थात लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। अगर मैं थोड़ा लोकतंत्र के शब्द को तोड़ूं तो आप देखिए, लोक प्लस तंत्र, लोक प्लस तंत्र यानी लोगों का शासन, जिसमें वे अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी बातें रखते हैं। समझ गए। तंत्र मैंने शासन, इतना बस बेसिक हो गया होगा आपका। लोकतंत्र एक प्रकार का एक शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को एक बेसिक यानी समान अधिकार होते हैं। और लोकतंत्र में जो प्रणाली है लोकतंत्र की, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, बेसिक सी बात है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र का अर्थ है भागीदारी, सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण साझेदारी, अर्थात जिसमें सभी की सहभागिता हो। पुरुषों की भी उतनी सहभागिता हो, महिलाओं की भी उतनी सहभागिता हो, और दोनों मिलकर परस्पर लोकतंत्र में निष्ठापूर्ण कार्य करें। और चैप्टर नंबर 2 आता है जीविका और आजीविका क्या होती है। इसको हम स्किप कर देते हैं, इसमें इतना ही नॉलेज दी गई है और आप देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में। देखो मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ। अब बात करते हैं हम जीविका और आजीविका क्या है। देखो जीविका और आजीविका में वैसे तो बहुत सारे नॉलेज है, लेकिन मैं बेसिक सा बताऊंगा। देखो जीविका शब्द का तात्पर्य होता है व्यवसाय। वो व्यवसाय चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग उनका व्यवसाय होता है, शहरी क्षेत्र में उनका अलग अलग व्यवसाय होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो उनका व्यवसाय होता है वो दूध, डेयरी, ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और शहरी क्षेत्र में जो व्यवसाय होता है उसमें कोई अलग अलग चीज़ें करता रहता है, वो आप अपने नॉलेज से एक अच्छे से इसकी स्क्रिप्ट बना लीजिएगा। बस ये इतना ही सार था। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है। सबसे पहले लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की गरिमा उसकी रक्षा करती है, जिसमें अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों के लिए लोकतंत्र में समान कानून लागू होगा, ये वर्णन है। संघर्षों का समाधान, असल में क्या है, लोकतंत्र में जब पुरुष और महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि की बात आती है तो फिर संघर्ष भी होते हैं। कि जो सासू होती है, कहते हैं ना परिवार में, वो कहती है कि हम तो नहीं भेजेंगे अपनी बहू को नौकरी करने के लिए। तो ये बेसिक से टर्म्स इनसे आप थोड़ा लगा सकते हैं नॉलेज। लोकतंत्र के विकास में प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकतंत्र में संघर्षों का समाधान जनता ही है, समझ रहे हैं ना आप। और जनसंघर्ष द्वारा लोकतंत्र का विकास, जनसंघर्ष सरकार को तानाशाह से रोकती है और जनसंघर्ष से ही राजनीतिक चेतना आती है। समानता और न्याय क्या है। समानता का अर्थ होता है किसी भी समाज को उस स्थिति से जिसमें समाज के सभी लोग समान अधिकार प्रतिष्ठा रखते हैं। यानी समानता का अर्थ अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो सामाजिक जो न्याय है उसका दोनों तरीके से, समझ रहे हैं आप। जैसे सामाजिक न्याय जो है वो किसी भी समाज की उस स्थिति से है जिसमें समाज के सभी लोगों के अधिकार समान हो। और न्याय क्या है, न्याय की सिंपल सी परिभाषा है, समानता के लिए न्याय के समान अधिकार ही हैं। निष्पक्षता और सार्थक भागीदारी। किसी भी देश को पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जब तक समाज के सभी वर्गों में क्षेत्र में समानता के न्यायोचित अधिकार नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोकतांत्रिक सरकार की। भारत एक लोकतंत्र है, अर्थात एक अर्थ में लोकतंत्र का
लोकतंत्र लोगों का शासन, जिसमें लोकतंत्र में एक तरफ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इस प्रणाली में जनता सीधे शासन प्रणाली में भाग लेती है, जैसे उदाहरण स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इस शासन प्रणाली में देश के संपूर्ण भूभाग को जनसंख्या की दृष्टि से विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि को चुनकर जनता भेजती है और इसी प्रकार चुने गए सभी प्रतिनिधि जनता के व्यवस्था का शासन व्यवस्था का उनके संचालन करते हैं। और वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में ही है ना। अब एक क्वेश्चन है, आप सभी को लिखकर लाना है। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। कथन पर विचार कीजिएगा। और आगे इसमें है लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व, समानता, न्याय, नीति, ये सभी आप लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं। तो चैप्टर नंबर 7 कक्षा 7 हमने कंप्लीट कर दी। कल हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे, है ना। कल क्लास 8 का पहला चैप्टर रहेगा भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो ये चैप्टर आपके मैंने कंप्लीट कर दिए। इसमें लोकतंत्र के बारे में ही थोड़ा आपको बताया गया है, जो मैंने आपको बेसिक टर्म से बता दिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप इन सब चीज़ों को समझ चुके होंगे। और आपके पास एनसीईआरटी की किताबें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरी बातों को सुनकर इस क्लास पर अपना पूरा फोकस रखें। ये तो एक आपके माइंड सेट को बताने के लिए लाई जा रही हैं। आप अपनी कक्षा 7 की एनसीईआरटी उठाइए और उस पर अच्छे तरीके से नज़रें रखिए। धन्यवाद।